हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हिंदी यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर आप लोग सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको हम क्लास 10th का जो हिंदी का मॉडल पेपर दोस्तों उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए आज के इस सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मॉडल पेपर में है क्या कि समय आपको कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, और पूर्णांक कितना रहेगा, 70 का रहेगा। और जो 2023 का दोस्तों मॉडल पेपर है, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आइए हम आगे बात करेंगे उसके बारे में हम। तो आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा और 15 मिनट का रहेगा पढ़ने के लिए, आपको पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सेकेंड क्या है दोस्तों, अब आपका जो पेपर का तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा ये 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में, 2 खंड में बटा रहेगा। और इसमें दोस्तों जो आपका खंड आ है क्या रहेगा, खंड आ रहेगा ये क्या रहेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। कैसा रहेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा इसमें। और क्या कह रहा है कि जिसमें सभी विकल्प चयन करके OMR शीट तथा नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प का बोल पर भरना है। दोस्तों, आप करना क्या है कि जो आपका खंड आ है ये बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, और इसमें आपको क्या करना है कि करेक्ट आंसर या सही आंसर चूज करके जो आपको OMR शीट दिया जाएगा उसमें चाहे आप नीले पेन का यूज करिए चाहे काले पेन का यूज करिए। और इसके अलावा आप किसी भी कलर का पेन यूज मत करिएगा, चाहे ब्लैक करिए चाहे ब्लू का करिए। इसके अलावा किसी भी पेन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वहाँ पे। तो क्या करना है, आपको जो वहाँ पे दिया रहेगा उसको क्या करना है, पूर्ण गोलाकार करके उसको भरना है, पूर्ण गोल से उसको भरना रहेगा। इतना कन्फर्म हो गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे निर्देश का दे रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पिक प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित किया गया है। यानी जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका 1 नंबर रहेगा। 20 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 20 नंबर बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। उसके बाद बात करें हम लोग तो कह रहे हैं खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा का समय दिया जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, जो आपका खंड आ रहेगा इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और जो आपका खंड बा रहेगा इसके लिए आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक के दिए रहेंगे। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आज की इस सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय दोस्तों शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। दोस्तों, बताना है आपको कि जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है। तो दोस्तों क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। और लेखक की बात करें दोस्तों तो लेखक में बात करेंगे चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। कौन सी, चिंतामणि। और कौन सी विधा की रचना दोस्तों, ये क्या है, निबंध है। चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख ले समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। दोस्तों, जो गबन है, गबन किसकी रचना है, प्रेमचंद की। किसकी है, प्रेमचंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि बताना है आपको। शुक्ल युग की समयावधि क्या थी आपको ये बताना है। दोस्तों, जो शुक्ल युग की समयावधि थी ये थी 1919 से 1938 तक थी। क्या थी, 1919 से 1938 तक थी। और बात करते हैं हम लोग अगर 1845 से 1900 तक बात करें दोस्तों, ये क्या था हमारा, ये था द्विवेदी युग की समयावधि। क्या थी, द्विवेदी युग। कब से कब तक, 1845 से कहाँ तक, 1900 तक की बात करेंगे हम लोग तो ये रहेगा द्विवेदी भारतेंदु युग रहेगा। और द्विवेदी युग की बात करें दोस्तों तो यह रहेगा 1900 से 1919। क्या रहेगा, 1900 से 1919 ईस्वी तक क्या रहेगा, ये द्विवेदी युग रहेगा। इसके बाद शुक्ल युग आएगा। शुक्ल युग की समयावधि क्या रहेगी, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि रहेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील का निर्माण किस विधा की रचना है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। और जो दोस्तों नील का निर्माण फिर है ये किसकी रचना है, तो ये रचना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कौन सा, नील का निर्माण फिर और ये कौन सी विधा दोस्तों, ये विधा कौन सी है, आत्मकथा है। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। दोस्तों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो ये रचना दोस्तों द्विवेदी युग की। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। और प्रिय प्रवास का अगर राइटर की बात करें दोस्तों, इसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कौन है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जिसके राइटर हैं। आप लोग समझ गए ना कि इसके राइटर कौन से जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किसके, प्रिय प्रवास के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो ये रचना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्या है, मधुशाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। भारत भारती किसकी रचना दोस्तों, भारत भारती किसकी रचना है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। जो आधुनिक काल है दोस्तों ये कब से कब तक है, तो ये दोस्तों आधुनिक काल जो है ये 1843 से अब तक है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो पहला दोस्तों वो सही हो जाएगा। कौन सा, सन 1843 से अब तक का जो समय है दोस्तों इसको बोला जाता है आधुनिक काल। क्या बोला जाता है, आधुनिक काल इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मतीराम किस युग के कवि थे। दोस्तों जो मतीराम है, मतीराम किस युग के कवि थे। दोस्तों ये कौन से काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। कौन, मतीराम। इनकी ये रचना है कौन सी, मतीराम सतसई। कौन सी है, मतीराम सतसई इनकी रचना है। और मतीराम किस युग के राइटर हैं दोस्तों, ये है रीतिकाल की राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव बताइए आप। जो हास्य रस दोस्तों इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, हास्य होता है, क्या होता है, हास्य होता है, इसका स्थायी भाव। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हास्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। दोस्तों जो इसमें आपको ये बताना कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी लाइन में मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनो ये सब अगर वर्ड आते हैं तो वो आपको कौन सा अलंकार होता है, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा वर्ड आया है, मानो आया। क्या है, मानो आया है। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार ये हो जाएगा। सिंपल से पहचान का तरीका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। दोस्तों जो रोला छंद होता है इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। किसमें, रोला छंद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है कि आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जो दोस्तों आकर्षक शब्द है, आकर्षण शब्द है, इसमें किस तरह का क्या है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है दोस्तों, आ लगा है। क्या लगा है, आ में। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों। जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है, कृत प्रत्यय। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है तद्धित प्रत्यय, दूसरा क्या है कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास रहता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास है। पीला है वस्त्र जिसका, अंबर मतलब क्या दोस्तों, वस्त्र होता है। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात क्या होता है, श्री कृष्ण। क्या होता है, श्री कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, पीताम्बर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप बताइए आप लोग। जो आंसू दोस्तों, आंसू का तत्सम रूप बताना है तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, अश्रु, दूसरा क्या है अंशु, रोना और आंख। तो आंसू का तत्सम रूप होता है दोस्तों, अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु आंसू का तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यण संधि का सूत्र बताइए आप लोग। यण संधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है दोस्तों इको याणिची। क्या है, इको याणिची किसका सूत्र दोस्तों, यण संधि का सूत्र है। अगला कह रहा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। फलस्य शब्द का वचन बताना है और विभक्ति बताना है। दोस्तों जो फलस्य है, फलस्य एक षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, फलस्य का फलस्य कौन सा वचन दोस्तों, ये एक वचन है। और विभक्ति की बात करेंगे तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अपठत, अपठत में आपको बताना है दोस्तों कि इसमें ये धातु कौन सा है और वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है। अपठत में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा धातु है। तो अपठत धातु है, ये कौन सा धातु है, इसमें वचन बताना है और पुरुष बताना है। दोस्तों अपठत ये पठ धातु का रूप है। क्या है, पठ धातु का रूप है। और वचन की बात करें दोस्तों तो ये वचन है प्रथम पुरुष। क्या है, प्रथम पुरुष में बात करें प्रथम पुरुष है। और क्या है, एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन किसका है, अपठत का। किसका है, अपठत का। वचन कौन सा आएगा दोस्तों, एक वचन आएगा। पुरुष कौन सा आएगा, प्रथम पुरुष आंसर आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्या जो आपका 50 नंबर का रहेगा
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो जिसके लिए आपको रहेगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। यानी जो आपको ये गद्यांश दिया गया दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद करना क्या है कि इस पर जो प्रश्न आधारित रहेंगे उसका हमको उत्तर देना है। तो ये देख लेते हैं कि कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों को में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ ढूंढता है और धीर जो होता है उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, है ना। तो देख लीजिए इसमें क्या करना क्या है कि आपको इसका क्या लिखना है, इसका आपको लिखना है गद्यांश का संदर्भ लिखना है और क्या लिखना है आपको इसके जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करना है दोस्तों। तो यहाँ आप देख लीजिए जो ये अगर हमको संदर्भ लिखना है दोस्तों, तो संदर्भ करते क्या है कि अगर हमको संदर्भ लिखने के लिए हमको सबसे आवश्यक जरूरी चीज़ ये है कि हमको संदर्भ का पता होना चाहिए। जो आपको ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का हमको पता चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन से हैं। अगर संदर्भ लिखना है किसी भी गद्यांश का तो हमको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से ये लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, मित्रता। किससे लिया गया है, मित्रता से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी इसके क्या हैं, राइटर हैं, है ना। तो देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के मित्रता नामक चैप्टर से, मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये क्या हुआ दोस्तों, आपका संदर्भ हो गया। और बात करें रेखांकित अंश की व्याख्या की दोस्तों, जहाँ जो ये जो रेखांकित अंश आपको दिख रहा है इसको आपको अपने वर्डों में यूज करके इसका आपको व्याख्या कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। कह रहा है क्या कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों क्या होता है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग मित्रता हो सकती है, लेकिन क्या होता है विभिन्नता इसलिए देखकर करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वो गुण हम ऐसा चाहते हैं जो दूसरों में ऐसे मित्र में मिल जाए। दोस्तों जो समाज में लोग एक दूसरे को आकर्षित इसलिए होते हैं विभिन्नता देखकर कि जो गुण हम में नहीं है वो हमारा एक ऐसा दोस्त हो जिसमें वो गुण मिल जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, विभिन्नता देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको अथवा करके दिया है, अथवा करके देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह पा जाएगा। जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। दोस्तों ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर दोस्तों आपके ममता का चैप्टर कौन सा है, ममता नामक चैप्टर से ये जो गद्यांश से लिया गया है। और इसका राइटर कौन दोस्तों, इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी, क्या है इसके राइटर हैं। तो इस तरह से आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के हिंदी गद्य काव्य के कहाँ से लिया गया है, ये ममता नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसके लेखक हैं। और अब करना क्या था दोस्तों, गद्यांश जो है इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और कह है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, कि ममता ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। आपको ये क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित क्या करना है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो पद्यांश क्या दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि जाई, जाके कृपा पुंग गिर लाग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो होती पाई। दोस्तों अब करना क्या इसका हमको संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पंक्ति कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है।
तो दोस्तों जो आपको ये गद्यांश अगर सॉरी इसका संदर्भ लिखना है, इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है और ये किस चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है आपका जो चैप्टर है पहला कौन सा है, पद नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके राइटर कौन दोस्तों, इसके राइटर हैं सूरदास जी। कौन है इसके राइटर, सूरदास जी इसके राइटर हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका पद्यांश लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पद नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सूरदास जी, इसके लेखक हैं। तो इस तरह से आपको क्या हो जाए, ये हो गया आपका संदर्भ हो गया। और जो रेखांकित अंश दोस्तों इसके कर देना, आपको व्याख्या कर देना है। और इसके अलावा आपको जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार बताना है। दोस्तों ये कौन सा अलंकार है, ये अलंकार है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। यहाँ देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण और कमल को एक रूपता दिखाई जा रही है। चरण और कमल में एक रूपता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे अथवा करके दे दिया है कि आप अगर उसको नहीं कर सकते हैं इसको कर लीजिए। कह रहा है कि सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भाली, तिरछे करी नैन तिम्हें समुझाई कहूँ मुस्काई चली, तुलसी ते अवसर से रावे। इसके बाद कह रहा है क्या कि अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग ताड़ग मैं भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंजोकाली। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त में आपको संदर्भ लिखना, क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ के लिए आवश्यक क्या है कि चैप्टर का नाम और लेखक। तो चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है, वन पथ पर। क्या है, वन पथ पर। इस चैप्टर का नाम है वन पथ पर। और इसके राइटर कौन दोस्तों, इसके राइटर हैं कौन है, इसके राइटर हैं दोस्तों तुलसीदास जी। कौन है, तुलसीदास जी इसके राइटर हैं। यहाँ आप देख लीजिए तुलसीदास जी क्या इसके राइटर हैं, है ना। तो इससे क्या, इससे आप लिख सकते हैं इसका पद्यांश लिख दीजिएगा और इसका जो संदर्भ है, इसके जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंजकली में कौन कौन सा अलंकार है। दोस्तों अनुराग तड़ाग है, अनुराग और तड़ाग ये क्या है, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। और मनु मंजुल कंजकली में देख लीजिए यहाँ पे मामा की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे काका की आवृत्ति हुई है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। दोस्तों यानी करना क्या है कि आपको ये जो दिया गया है पैराग्राफ, आपको इसको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। क्या करना है, संदर्भ लिखना है। और इसको संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। दोस्तों संदर्भ लिखने के लिए आवश्यक क्या है कि इसके कौन से चैप्टर से लिया गया है। और संस्कृत में दोस्तों राइटर होते नहीं हैं, तो आपको केवल इतना बता देना है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो चैप्टर लिया गया दोस्तों, ऐसा नगरी भारत संस्कृत है, संस्कृत भारत से केंद्रम स्थलम अस्ति। दोस्तों अब बताना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है वाराणसी से। कौन से चैप्टर पर दोस्तों ये लिया गया है, वाराणसी से ये चैप्टर लिया गया है। तो इसका अगर संदर्भ लिखना है कैसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश। क्या गद्य है ना, ये क्या गद्य है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड काव्य के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये आप क्या हो गया, संदर्भ हो गया। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल गया। अब हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको दिया जाएगा, कितने नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए दिया जाएगा। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसके लिए आप कितना मिलेगा, 3 नंबर दिया जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला आप दे दिया है अथवा करके, ये क्या है, मानव जीवन संस्करण संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार ही क्या है, संस्कृति है ना। और कह रहा है क्या कि अकस्माकम पूर्वजः मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रयत्न अकुरुन, की जो हमारे पूर्वज हैं मानव जीवन के संस्कार को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया। क्या क्या, महान प्रयत्न किया, है ना। तो आपको बताना ये है कि किस चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है, जो आपका चैप्टर कौन सा है, भारतीय संस्कृति। कौन से चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति लिया गया है। अब आपको चैप्टर का नाम पता चल गया है तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद करना क्या है कि आपको इसका वो लिख देना है, हिंदी अनुवाद लिख दीजिए। इसके लिए आप कितने मिल जाएगा, 5 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा, है ना। आइए देख लेते हैं, इसी तरह का आपको पद्यांश में पूछ लिया है, पद्यांश में कि इसमें आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों इसमें से आप कोई एक करिए, चाहे आप ऊपर वाला करिए चाहे इसके जस्ट नीचे वाला करिए, जो आपको आता हो।
तो देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति काम हित्वार्थ भवति लोभा हित्वा सुखी भवेत। दोस्तों ये कौन चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है जीवन सूत्रांश से। कहाँ लिया गया है? जीवन सूत्रांश जो आपका चैप्टर है दोस्तों, वहाँ से ये पैराग्राफ उठाया गया है जीवन सूत्रांश से। तो ये दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर का नाम पता चल गया तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका संदर्भ लिख सकते हैं। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आप इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। तो इस तरह से आपको कितने नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ लिख लिए, आपको 2 नंबर दे जाएगा, 3 नंबर मिलेगा आपको हिंदी अनुवाद करने के लिए। अगला कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों ये चैप्टर जो लिया गया है, ये लिया गया है भारत संस्कृत लिए। कहाँ लिया गया है? भारतीय संस्कृति से ये चैप्टर लिया गया है। दोस्तों ये जो गद्यांश आप लोग देख रहे हैं, पद्यांश सॉरी, ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। और अगर आपको क्या कहते हैं चैप्टर का नाम पता चल गया तो आप इसका क्या लिख देंगे? संदर्भ लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। हिंदी अनुवाद करने के बाद आपको कितने नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर। लेखक काट नहीं पाएगा, जो एग्जामिनर रहेगा वो इसमें बिल्कुल भी काट नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों अब यहाँ पे आपका आ गया कि जो मुक्तिदूत है और ज्योति जवाहर मेरठ मुकुल। दोस्तों अब करना क्या है कि ये जो जिस जिले से रिलेटेड है अपना वो विद्यार्थी अपने ज़िले का लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन दिख रहा है, तो दोनों में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप ऊपर चाहे एक नीचे करिए। दोस्तों आप कैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, जो जिले जिस खंड काव्य से रिलेटेड है वो अपना कर लेंगे। जैसे आप क्या अग्र पूजा कहाँ का? अपने इलाहाबाद का। कहाँ का है? इलाहाबाद का है, प्रयागराज का है। तो इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, दोनों में से चाहे एक क्वेश्चन करो। जय सुभाष है दोस्तों, मातृभूमि है, इसमें आपको सबको नहीं करना है, जो जिस जिले से रिलेटेड है उस जिले में जाकर अपना एक सॉल्व करेंगे। कर्ण है, कर्ण में भरत है और तुमुल है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। दोस्तों यानी अब करना क्या है कि इसमें से किसी आप एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। क्या लिखिए? जीवन परिचय लिखिए। और लिखने के बाद करना क्या है कि उनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है उसको भी लिखना है। क्या करना? एक रचना को भी लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने का आपको दिया जाएगा 3 नंबर। और अगर आप रचना उनकी एक रचना लिख देते हैं तो इसके लिए मिलेगा आपको 2 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5, कितना हो जाएगा? 5 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। तो चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद लिखिए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर हम लिखिए, जो आपकी इच्छा के आप उस पर लिखिए। और लिखने के बाद करना क्या है, आपको कोई उनकी एक रचना लिख देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए, अब कवि यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ की गद्यांश के लिए था, अभी पद्यांश के लिए है। तो इसमें से करना क्या है, आपको किसी भी एक लेखक या कवि का क्या कर देना है, आपको किसी भी कवि का वो लिख देना है, जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद उनकी एक रचना लिख देना है, जिसके लिए आपको कितना मिल जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्या कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। दोस्तों अगर आप यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाउन करना है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 श्लोक आया है, एक श्लोक ये है, एक श्लोक ये है। तो उस क्वेश्चन का ये रहा है कि आपको क्या करना है कि एक ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको कितने श्लोक याद करने पड़ेंगे? आपको 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप 1 या 2 श्लोक याद करते हैं और जो आप श्लोक याद करते हैं वही एग्जाम में दे दिए, क्या कर दिया, वही एग्जाम में दे दिया, तब तो आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो ऐसा श्लोक लिखता है। तो तब क्या करेंगे कि इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपके प्रश्न पत्र में कितने श्लोक आते हैं? 2 श्लोक आते हैं। इसलिए आपको करिए एक एक्स्ट्रा श्लोक याद करिए, यानी 2 1 3 श्लोक याद करिए। अगर आप मान लीजिए 3 श्लोक याद करते हैं जिसमें से 2 श्लोक आपके पेपर में आ जाते हैं पहले से ही, तो तीसरा श्लोक आपके ऑप्शन के तौर पर रहेगा कि आप उसको तीसरा वाला यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कितना श्लोक याद करना है? 3 श्लोक याद करके एग्जाम में जाना है, यहाँ पे श्लोक लिख देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसी 2 प्रश्न का संस्कृत में अनुवाद देना है। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, जो भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। तो मूल क्या दोस्तों, उसको देख लेते हैं हम लोग। विश्वस्य इष्टता ईश्वरा। देखिए यहाँ पे विश्वस्य इष्टता क्या रहेगा? इष्टता, ये इष्टता
इष्टता ईश्वरा क्या हो जाएगा, ईश्वरा ईश्वरा एकः एवं क्या हो जाएगा, एकः एवं अस्ति क्या हो जाएगा, एका एवं अस्ति हो जाएगा, अस्ति। उसके बाद क्या हो जाएगा, अस्ति इति क्या हो जाएगा, इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। इसका आप आंसर कैसे देंगे दोस्तों, इसका आंसर देने क्या करेंगे आप, विश्वस क्या है, विश्वस्य इष्टताम ईश्वरः एकः एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है कि पूर्व राज्य का आसीद, पूर्व राज्य कौन था, तो पूर्व राज्य क्या हो जाएगा, पूर्व आप का के स्थान पर लिखना क्या है, आपको का के स्थान लिखना है, एका भारत वीरा क्या था, एक एका भारत वीरा एका भारत वीरा, यानी पूर्व राज्य एका भारत वीरा आसीत, एक भारत वीर था, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन था, तो आपके क्या लिखना है यहाँ, जहाँ पे कहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको कि चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रसिद्ध क्रांतिकारी क्या है, क्रांतिकारी हो जाएगा। उसके बाद देशभक्ता आसित क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी देशभक्ता आसित हो जाएगा, ये क्या आपका आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसित, ये हो गया। अगला कह रहा है कि वीर केन पूजते, यानी आपको केन के स्थान लिखना है वीर वीरेण पूजते क्या हो जाएगा, वीर वीरेण पूजते, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर करना क्या दोस्तों, आपको किसी भी एक विषय पे क्या लिखना है, निबंध लिखना है, और जिसके लिए दोस्तों आपको दिया जाएगा कितने नंबर, 9 नंबर दिया जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको निबंध लिखना और उसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, इसके लिए दिया जाएगा आपको 9 नंबर। क्वेश्चन पहला क्या है कि पर्यावरण संरक्षण की कैसे किया, मतलब कि पर्यावरण का संरक्षण करना कैसे करेंगे आप, इसका उपाय बताना है कि पर्यावरण का जो संरक्षण है कैसे बचाव किया जा सकता है। सेकंड है कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद में इसका कारण क्या है, आतंकवाद फैलने का, और आतंकवाद को हम निवारण कैसे कर सकते हैं, आप इस पर लिख सकते हैं। थर्ड क्या है कि जनसंख्या के से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका क्या लाभ है, अगर घट रही है तो इसका क्या लाभ है, अगर बढ़ रही है तो इसकी क्या हानि है, अगर घट रही है तो इसकी क्या हानि है, आपको इसके बारे में बताना है, जनसंख्या के बारे में। चौथा पॉइंट क्या दोस्तों, नारी सशक्तिकरण क्या है, नारी सशक्तिकरण कि नारियों का अगर हमको इनको बढ़ाना है तो इनके क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखने का सबसे तरीका यही है कि आपके करिए जो आप जिस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं उसको आप पॉइंट वाइज बांट दीजिए। बांटने के बाद करना क्या है कि आपको दोस्तों ये पहले यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन चारों में जिस पॉइंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो उसी को चुनिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर या ऐसे आप लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त है, अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त है, तो आप उसको बिल्कुल भी मत लिखिए, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब दोस्तों आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2-3 पेज से कम एक निबंध नहीं लिखना है। क्या करना, 2-3 पेज से कम निबंध नहीं लिखना है। तो अगर आपको 2-3 पेज निबंध लिखना है दोस्तों, तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा आपका आज का सेशन, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।